डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 8वें वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे, समझते हैं इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा आपने पिछले वीडियो में जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जर्मनी जो है वह डिफरेंट जो है पॉलिटिकल भागों में पॉलिटिकल उसका फ्रेगमेंटेशन था, है ना। राजनीतिक रूप से वो बटा हुआ था और फिर उसका यूनिफिकेशन हुआ था पर्शिया जो है के प्रयासों के द्वारा। उसी तरह से जो है इटली भी जो है उसका एक इतिहास रहा है उसके यूनिफिकेशन का, जर्मनी के तरह ही। 19th सेंचुरी में जो है इटली वह 7 भागों में डिवाइडेड था और उसके छोटे छोटे अपने जो हैं साम्राज्य थे और उनके अलग अलग रूलर थे। अब उन राज्यों में जो सबसे प्रमुख राज्य था वो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। अब जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट है वही जो है इटालियन प्रिंसली जो है हाउस के द्वारा रूल्ड था और बाकी जो है जो भाग थे मुख्य रूप से उसको आप समझ लीजिए कि 4 भागों में डिवाइड करते थे। तो जो नॉर्थ भाग था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत रूल्ड था और सेंट्रल जो पार्ट था वो पोप के द्वारा रूल्ड था और साउथ जो पार्ट था वह बर्बन किंग ऑफ स्पेन, है ना, स्पेन के बर्बन राजाओं के द्वारा रूल्ड था। अब देखिए कि ये यहाँ पे हम लोगों ने 4 देख लिया, एक तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट देख लिया, दूसरा देख लिया नॉर्थ वाला हिस्सा, तीसरा देख लिया हम लोग सेंट्रल वाला हिस्सा जो पोप के द्वारा रूल था, पेपल स्टेट उसको कहा जाता था, और चौथा जो है देख लिया हम लोगों ने साउथ वाला हिस्सा जिसको बर्बन किंग ऑफ स्पेन जो है वो रूल्ड कर रहा था। और देखिए कि यहाँ पे जो लैंग्वेज था इटालियन लैंग्वेज, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स थे, मतलब कि देशी जो लैंग्वेज है, बोली जिसको कह सकते हो आप क्षेत्रीय स्तर पे, तो ये जो है स्टेबल नहीं था। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो इटली है, ये वाला जो इलाका है पिडमॉन्ट और ये सार्डिनिया, तो ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत था। और ये जो है ये वाला हिस्सा, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये पेपल स्टेट था, पोप के द्वारा था। और ये जो है दो जो अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, ये इसको आप कह सकते हैं किंगडम ऑफ टू सिसलीज। आप इसको हिंदी में ऐसा समझ लीजिए कि सिसली जो है इसको कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए कि इसको जो है यूनाइट करने के लिए आगे आता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट का एक कहानी मैं पहले बता देता हूँ आपको। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा रहता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो वही लीड करता है, ठीक। और इसका जो है एक प्राइम मिनिस्टर होता है काउंट कैवर। तो काउंट कैवर के सहयोग से जो है ये जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न इलाका, ठीक है, इसको जो है 1859 में काउंट कैवर के द्वारा इसको जीत लिया जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ये किंगडम ऑफ टू सिसलीज, इसको जो है इटली साम्राज्य के अंतर्गत लाया जाता है जोसेपी गैरिबाल्डी के द्वारा। तो अब जो है आपको एक आउटलुक मिल गया होगा इटली का। नेक्स्ट हम समझने का फिर डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इटली के यूनिफिकेशन का जो प्रथम प्रयास है वो जो है मैथ्सनी के द्वारा किया जाता है, जो मैथ्सनी के द्वारा किया जाता है। आपको पिछले वीडियो में आपने द रिवोल्यूशनरीज में पढ़ा था कि जो है जोसेफ मैथ्सनी जो है एक क्रांतिकारी था और इसने जो है इटालियन रिपब्लिक के बारे में बहुत पहले जो है इटली को एक नेशन स्टेट बनाने के दिशा में काफ़ी जो है सुसंगत प्रयास किया था, कोहेरेंट प्रोग्राम्स बनाए थे उसने। अब जो है लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, वो जो है सेक्रेट सोसाइटी भी कुछ बनाता है यंग इटली के नाम से, यंग यूरोप के नाम से, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता, फेल हो जाता है 1838 से 31 से 48 के बीच में। तो अब जो है ये फेलियर हो जाता है जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग होता है। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है विक्टर इमैनुअल सेकंड लेता है, ये किंग होता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। अब जो है ये जिम्मेवारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो किंग होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये जिम्मेदारी अपने प्राइम मिनिस्टर को देता है, चीफ मिनिस्टर को देता है, जिसका नाम होता है काउंट कैवर। तो अभी हमने मैप के द्वारा पढ़ा भी था। और ये जो है काउंट कैवर के जो है फ्रांस से बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो बहुत अच्छा फ्रेंच बोलता था। और ये जो है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 18
59। तो आपने देखा कि जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, उसको जो है टेक ओवर कर लिया काउंट कैवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिर जो है गैरिबाल्डी, जोसेपे गैरिबाल्डी का जो है प्रवेश होता है, और इसने जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के इटली में। अब इस ये क्या करता है, एक सेना का गठन करता है, आर्म्ड वॉलंटियर्स का गठन करता है, जिसको रेड शर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। 1860 ईस्वी में क्या होता है, गैरिबाल्डी और उसके जो सैनिक होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, वो साउथ इटली की तरफ जाता है, और जो वहाँ पे टू सिसिलीज के जो किंगडम होते हैं उसको डिफीट करता है। उसको जो है, जो स्पेनिश बर्बन किंग था, उसको भगा देता है, वहाँ से ड्रॉप आउट कर देता है। और फाइनली जो है ये 1860 में तो ये हो गया था, और पेपल स्टेट जो है बाद में चल के वो खुद जो है उसको गैरिबाल्डी हरा नहीं पाता है, बट पेपल स्टेट जो है बाद में चल के वो खुद जो है इटली के साथ हो जाता है। तो पेपल स्टेट भी इस तरह से जो है इटली में मिल जाता है, वो बुक में नहीं दिया है डिटेल उसका। तो आप जो है देख लीजिए कि 1861 में जो है फाइनली क्या होता है कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है उसको क्या करता है, यूनाइटेड इटली का किंग जो है डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है, और रोम जो है इटली की राजधानी बना दी जाती है। ओके, तो ये जो है इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, या ब्रिटेन एज ए नेशन। ठीक है, तो जो है ब्रिटेन का जो इतिहास रहा है यूनिफिकेशन का, वो अलग है। जर्मनी और इटली के युद्ध उसने किए, युद्ध के द्वारा जो है जर्मनी और इटली ने अपने आप को यूनिफाई किया। लेकिन जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जो नेशन बना, उसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि उसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका जो है डिफरेंट हिस्ट्री रहा है नेशन स्टेट बनने का, विदाउट अपराइजिंग एंड रिवॉल्यूशन, मतलब वहाँ कोई क्रांति और उस तरह से जो है उद्वेलन वगैरह नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश आइल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे हमको दो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप की तरफ चलते हैं इसके, तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है द यूनाइटेड किंगडम। अब इसका पूरा जो है आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन भी इसको समझ सकते हैं, या फिर यूके भी इसको कहते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ पे 4 राज्यों के बारे में, 4 देशों के बारे में लिखा हुआ है। एक तो स्कॉटलैंड है, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा वेल्स है, और चौथा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, ये जो चारों समझ लीजिए कि जो कंट्री है वो यूनाइट होके वो एक साथ जो है कहलाता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में एक पांचवा जो है जब मिल जाता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये जब इसमें शामिल हो जाता है तब इसको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो आप समझ लीजिए कि ये जो इंग्लैंड है, इसकी स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो चारों जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की अलग अलग जो है क्या थी, पहचान थी। ठीक है, तो आगे हम टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे, आप फिगर के द्वारा समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। देखिए ब्रिटिश जो है एज अ नेशन, यहाँ तक हम लोग समझ गए थे पहला पॉइंट। अब देखिए कि ब्रिटिश आइल्स जो है, अभी हमने पढ़ा यहाँ कि वहाँ जो है इंग्लैंड था, वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश जो है अलग अलग इथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। इथनिक ग्रुप जो है समझ लीजिए कि उनका अलग अलग कल्चर था, अलग भाषा थी, अलग जो है सो पहनावा था, अलग जो है खान पान था, अलग संस्कृति थी। तो ये जो है इथनिसिटी जो है, यही निर्जातीय जिसको हिंदी में कहते हैं, यही मतलब इसी चीज़ से समझा जाता है। तो ये अलग अलग इथनिक ग्रुप के लोग थे। अब जो है उसमें क्या होता है कि ये जो 4 प्रदेशों की हमने बात की, उसमें जो इंग्लैंड है, इंग्लिश जो नेशन है, वो ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो जो है वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसने अधिक वेल्थ जो है, धन पैसा वगैरह कमाया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नेशन स्टेट यहाँ पे कैसे इमर्ज होता है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है 1688 में, 1888 में। 1888 में एक जो है घटना होती है। उसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पे ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, वो क्या करता है, जो वहाँ का मोनार्क होता है, राजा होता है, उससे पावर क्या करता है, स्नैच कर लेता है, छीन लेता है। और जो मोनार्क है वो अभी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, और मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाएगा, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जनता जो है भाग लेंगे चुनाव में और अपने
जो है उम्मीदवारों का चयन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मोनार्क जो है सहमति से राजी हो जाता है कि चलिए ठीक है, हम जो है सो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है इस तरह से यहाँ पे कोई जो है क्रांति वगैरह नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, और इसलिए इसको जो है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए, अब जो है इंग्लैंड की नज़र पड़ती है कहाँ, स्कॉटलैंड पे पड़ती है उसकी नज़र। और 1707 ईस्वी में क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन एक साइंड होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड को द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो है यूके क्षेत्र में, जो इसके बारे में भी हमने पढ़ा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में, उसको मिला लेता है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें स्कॉटलैंड की अपनी अलग भाषा थी, स्कॉटिश लैंग्वेज वो बोलते थे। वहाँ की अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उन सबको क्या किया ब्रिटिश ने, सप्रेस्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको जो है क्या बनाना था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाना था। तो उसने क्या किया, स्कॉटलैंड को भी अपने अंदर जो है ले लिया। फिर 1801 में क्या होता है, ये तो आपने देखा 1707 की घटना। फिर 1801 में क्या होता है कि आयरलैंड को भी जो है इंग्लैंड फोर्सिबली अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आयरलैंड के जो लोग थे उनकी भाषा आयरिश थी, उनका अलग इथनिक जो है आइडेंटिटी था। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जो जो आयरिश लोग थे वो रिवॉल्ट भी करते हैं। ठीक है, और उसको जो है एक लीडर वहाँ पे जो है वोल्फस्टोन, और उसकी जो है यूनाइटेड, समझ लीजिए कि आप, उसने एक मूवमेंट शुरू किया था। लेकिन उस मूवमेंट को जो है क्रस्ट कर दिया जाता है 1798 में। और 1801 ईस्वी में जो आयरलैंड को है वो भी जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से जो है कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। अब जो है एक नेशन स्टेट जो है ये बन चुका था यूके। अब जो है जो ये ब्रिटिश नेशन बना, ठीक है, तो उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। एक जैसे हर देश की अपनी एक क्या होती है, एक आप फ्लैग होता है, एक सॉन्ग होता है, इस तरह से उसकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इन्होंने इस सभी दिशा में काम किया। एक जो है फ्लैग का निर्माण किया गया जिसको यूनियन जैक, क्योंकि उसमें आप देखते हैं बीच में एक पट्टी होती है, क्रॉस क्रॉस लगा रहता है। तो यूनियन जैक फ्लैग जो है ब्रिटिश फ्लैग का निर्माण किया गया। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और जो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे फ्लैग, नेशनल एंथम और एक इंग्लिश भाषा, सभी वेल्स है या फिर स्कॉटिश लैंग्वेज था या फिर आयरिश लैंग्वेज था, इन सबको जो है ऊपर इंग्लिश भाषा को, इन सब के ऊपर इंग्लिश भाषा को डोमिनेट किया गया। और इस तरह से जो है ब्रिटिश एक नेशन के रूप में उभरा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और वो वीडियो जो है अंतिम वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।